हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का सीबीएसई का सैम्पल पेपर चल रहा था उसका सीरीज़। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों को हो गया था, उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे थे। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उसमें आप वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिए और यहाँ सेकेंड पार्ट से उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट का जो 11 क्वेश्चन 10 तक हो गया था, 11 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वी यूज एलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज दे है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि हम जो रजिस्टर स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट बोल रहा है कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सेकंड बोल रहा है हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थर्ड बोल रहा है कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और फोर्थ ऑप्शन है हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी क्या होता है। अगर आप लोगों ने देखा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एलॉय क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है। देखिए एलॉय के लिए जो अल्फा होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, लो होता है, या हम बोल सकते हैं स्मॉल होता है। अब स्मॉल होने से क्या होगा, स्मॉल होने से ये होगा कि अगर हम कोफिशिएंट बढ़ाते भी हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती भी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन 1। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और सेकंड देखिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों, इसका रीजन देखिए, तो रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, रो इक्वल टू एल बाय कितना था, ए। यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए आर ए बाय एल। इसका मतलब क्या, आर ए बाय एल। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, मतलब क्या, अगर लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज। या आप बोल सकते हैं कि लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मींस छोटा सा वायर अगर होगा, छोटा सा वायर भी होगा, उससे आपका काम चल जाएगा ना। इसीलिए हम एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। बात समझ में आई सबको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। कैसा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करा गया है। तो देखिए क्या, मान लीजिए एक वायर है, ये हो गया वायर ए और बी। ठीक है, कैसा है, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करा गया है। हीट, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, एच प्रोड्यूस हो रही है। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल डबल द रेडियस, एक दूसरा वायर है जिसका मटेरियल क्या है, सेम, रेडियस क्या है, डबल, मतलब क्या हो गया 2r, एंड ट्वाइस द लेंथ, जो इसका लेंथ था उसका क्या है, डबल। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाइए। ठीक है, एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायर इज यूज्ड देन द हीट डेवलप्ड इन इट विल बी। मतलब बोल रहा है कि सेकंड वायर में हीट कितना डेवलप होगा। तो आप उससे देखिए हीट का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हीट क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी में यहाँ पे देखिए करंट है, रेजिस्टेंस है और टाइम है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर दें और किस फॉर्म में कर दें, वोल्टेज की फॉर्म में। तो कैसे कर सकते हैं, ओम्स लॉ हमको पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, आर इंटू टी, एक आर से एक आर कैंसिल, तो जो एच का एक फॉर्मूला मिल जाएगा V स्क्वायर बाय आर, और साथ में कितना हो जाएगा, टी। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको इन्फॉर्मेशन किसका दे रखा है, वोल्टेज का दे रखा है। क्लियर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप आगे देखिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए ना, कि आप ऐसे ही अगर आई का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आई का यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हीट का, वो कौन सा यूज करेंगे, V स्क्वायर बाय आर टी। मतलब देखिए पोटेंशियल तो क्या हो गया कांस्टेंट, टाइम तो दोनों के लिए क्या है, सेम। तो ये दोनों चीज तो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, हीट यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। यहाँ से हमको बात पता चली कि हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। अब ये फर्स्ट वायर के लिए हो गया, सेकंड वायर के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे एच डैश बाय 1 बाय आर डैश। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, h बाय एच डैश इक्वल टू 1 बाय आर
डिवाइडेड बाय 1 बाय आर डैश। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए आर डैश बाय आर। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल, ये फर्स्ट वायर के लिए रो एल डैश बाय ए डैश। ए डैश एरिया कितना होता है वायर का, कई बार देखा है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगा, आर डैश होगा ना, डिवाइडेड बाय सी इसका आर एल और इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से ये वाला टर्म ऊपर जाता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा एच डैश बाय एच डैश, सॉरी एच बाय एच डैश, एच बाय एच डैश क्या हो गया, रो एल डैश डिवाइडेड बाय रो एल डैश डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डैश इनटू, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये ऊपर चला गया फर्स्ट टर्म, तो ऊपर क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, और नीचे देखिए पाई आर डैश स्क्वायर इनटू रो एल। तो देखिए रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब बचा क्या, जो रिलेशन आया वो किसके बीच में आया, तो देखिए रिलेशन जो आया किसके बीच में आया यहाँ पे, देखिए रिलेशन जो आया हमारा वो किसके बीच में आया, h बाय एच डैश, मतलब डिपेंड किस पे करेगा, एल डैश बाय आर डैश का स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर बाय एल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि, अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, लेंथ को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो यहाँ पे एल डैश की जगह क्या लिख देंगे 2l, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो चेंज करा नहीं, आर डैश रेडियस को भी क्या कर दिया गया यहाँ पे डबल कर दिया है, तो रेडियस का स्क्वायर होगा 2 आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं 2r, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, और साथ में l, तो देखिए आर स्क्वायर से आर कैंसिल, l से l कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमको क्या पूछा है अभी का, h बाय एच डैश क्या आ गया हमारा 1/2। यहाँ से देखिए हमको h डैश की वैल्यू पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h डैश जो है कितना मिल जाएगा आपको 2h मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2h। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। तो ऑप्शन हमको यहाँ पे पता चल गया है 12 का क्या हो जाएगा h डैश का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज इंक्रीज, ठीक है, टू 2V, बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, V से कितना कर दिया 2V कर दिया गया, ठीक है, विथ इट्स टेम्परेचर कैप कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर विल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था पहले देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था, अगर किसी कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है यहाँ पे, पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल से क्या होता है, इस पोटेंशियल से क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं ड्रिफ्ट करते हैं ना। अब यहाँ पे पूछा है कि पोटेंशियल को डबल कर दिया तो क्या रिलेशन होता है, तो देखिए एक रिलेशन निकाला था हमने वीडी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था EV टो बाय m। E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टो क्या है रिलैक्सेशन टाइम, m क्या है मास। इन तीनों चीज पे तो यहाँ पे मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली Vd जो है किसके प्रोपोर्शनल है V के, और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल को क्या कर दिया V से 2V कर दिया, डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14, ठीक है। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब देखिए सर्किट दे रखा है आपको, ये सर्किट दिखाई दे रहा है सबको, एक सर्कुलर सर्किट है, यहाँ पे देखिए ए हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 3 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 6 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 30 ओम का, और यहाँ पे 8 ओम का, और ये क्या हो गया बी पॉइंट। आपको बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये निकालिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने में डर लग जाएगा, हाँ क्या है ये क्वेश्चन ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो समझ में आ रहा है कि सीरीज है, ना ये समझ में आ रहा है कि पैरेलल में, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप याद करिए मेथड बोला था क्लासेस में आपको, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या बोला जाता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या बोलता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड कि आप ए से करंट कैसे फ्लो होगा, ए टू बी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ए से स्टार्ट करिए,
और अगर इसके रास्ते में कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो वहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो देखिए ए से स्टार्ट करिए, यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि और कुछ आया नहीं यहाँ पे। यहाँ से आगे जाइए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए से आप जाइए यहाँ तक, तो इसके बाद नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम का, तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, ए रहेगा, इसके बाद आगे नहीं जा सकता। ऐसे बी देखिए, बी आएगा यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ तक जाएगा क्योंकि इसके आगे ये नहीं जा सकता, बी रोक देगा। तो देखिए इसका मतलब इस पॉइंट और यहाँ तक आपका ए है, इसके आगे नहीं जा सकता, ये बी है, ये एक बीच में पॉइंट बचा है, इसको आप बोल दीजिए क्या, सी बोल दीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड, क्लियर है। अब इसको बनाए अगर ड्रॉ करें हम तो कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए एक हमको पॉइंट मिला ए और सी, देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में लग रहा है और यहाँ भी ए और सी के बीच में लग रहा है, तो हमको एक बात पता चल गई कि ए और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो लगा दीजिए, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट का नाम दे दिया आपने ए और ये पॉइंट का नाम दे दिया आपने सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला किसके बीच में लग रहा है, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लग रहा है, सी और बी के बीच में, तो वहाँ पर लगा दीजिए सी और बी के बीच में लग गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है। सी और बी के बीच में क्या हो गया, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। और नेक्स्ट जो बोल रहा है ए और बी के बीच में लग रहा है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, तो ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्लियर है। तो देखिए कितना इजी हो गया ये सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस कितना है ए और सी के बीच वाला, तो देखिए एक 3 ओम है और एक कितना है 6 ओम है, और सी और बी के बीच में कितना है 8 ओम है, और ए और बी के बीच में कितना है हमारा 30 ओम है। तब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो 3 और 6 पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1/3 + 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 + 1 ना, तो 1/r = कितना 3/6, और क्रॉस करेंगे इसको, r = कितना आ जाएगा 2, मतलब इसकी जगह हटा दो, इसकी जगह ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों सॉल्व हो गए हमारे, और इनकी जगह हम नया सर्किट बना सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या लगा सकते हैं 2 ओम, कितना लगा सकते हैं 2। अब देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज, कैसे हो गए सीरीज, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, इसको भी हटा सकते हैं, नया सर्किट आ जाएगा हमारा। कैसा हो जाएगा नया सर्किट, देखिए कितना इजी हो गया ये, अभी ये हो गया आपका, कितना हो गया 10 ओम हो गया। अब ये दोनों देखिए कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल, कैसे हो गए पैरेलल, तो वापस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल वाले को, क्या आ गया देखिए 1/r रिजल्टेंट 1/ कितना है 10 + 1/ कितना हो गया 30, एलसीएम हमारा आ गया 30, ये 3 और ये 30 बन गया 30, तो 1 आ गया, तो कितना आ गया 1/r = 4/30, रेसिप्रोकल कर दो तो r = कितना 30/4, 30 से कैंसिल करेंगे 37 4 7 जा 28, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 4 5 से 20, तो 7.5 समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके वो देखिए एग्जाम में मिल सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे क्या यूज़ करा हमने, यहाँ पे हमने यूज़ करा पॉइंट पोटेंशियल मेथड। फिर से हम देखिए तो आप एक पॉइंट को पकड़िए, उस वायर के साथ चलते जाइए, अगर उस वायर में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो जैसे देखिए ए से गए यहाँ तक कोई पोटेंशियल, हमको रेजिस्टेंस नहीं मिला तो पोटेंशियल सेम है, आगे जाके ये वाला हमको मिला 30 ओम वाला, तब जाके हमने क्या बोला कि यहाँ तक पोटेंशियल आगे नहीं जा सकता, तो ये पे ए आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया ए आ गया, आगे ए नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसे हमने बी को घुमाया तो बी आगे नहीं जा सकता, इसलिए एक पॉइंट इसको दे दिया सी, और इसके अकॉर्डिंग हमने अपना नया सर्किट बना लिया। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट बताओ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, स्पेशली फोर्स का फॉर्मूला था, क्या था ILP, सबने पढ़ा होगा। जब कोई भी वायर, जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो वायर क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ILB sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए F/IL और साथ में क्या आ जाएगा sin थीटा। तो देखिए F तो क्या है फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, I क्या है करंट, करंट की यूनिट आपकी एम्पियर, L क्या है लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर,
और बचा क्या साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो यूनिट आपको क्या मिल गई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। देखिए न्यूटन एम्पियर -1 और मीटर -2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। तो देखो डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट बहुत ईजी है, बट ऐसा हुआ क्यों। देखिए क्या बोल रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है उसको एक मेटल के ऊपर वाउंड करते लपेटा जाता है। क्यों करा जाता है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए अब हमने जब गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो देखा था कि उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल था मेटल का, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर हम क्या करते थे, वायर को लपेटते थे। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों करा जाता है। तो देखिए इसका रीजन ये है कि अगर ये वायर को नहीं लपेटेंगे मेटल के ऊपर तो मेटल यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। टॉर्क और फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से ये मेटल क्या हो सकता है, मोशन में आ सकता है। और हम क्या चाहते हैं कि अगर मोशन में आ गया तो जो इसका काम क्या था कि डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ये मोशन में होगा, हिलता रहेगा, तो करेक्ट डिफ्लेक्शन आपका शो नहीं कर सकता। इसलिए इसको किसके ऊपर लपेटा जाता है, मेटल के ऊपर लपेटते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है हमारा, क्या दे रखा है, रिड्यूस, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लास्ट ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट आंसर है कि क्या प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। क्या कराएगा, मोशन को अपोज करेगा, इसको हिलने डुलने नहीं देगा, ताकि जो आंसर आया हमारा करेक्ट ऑप्शन मिले हमको। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 17। चलिए हम लोग अभी तक क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, 2 वायर हैं, दोनों का लेंथ क्या रखना है, सेम, आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड ए सर्कल विथ रेडियस आर। मतलब क्या बोल रहा है, दोनों में आपको लेंथ क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, बट उसी वायर को आपको एक बार क्या बनाना है, स्क्वायर की फॉर्म में उसको कर देना है। तो अब स्क्वायर की फॉर्म करेंगे तो स्क्वायर का साइड हम जानते हैं क्या होता है, सेम होता है। और उसी वायर को एक बार क्या करना है, सर्कल की फॉर्म में करना है। तो सर्कल का रेडियस कितना बोला है, कितना लेना है, 8। लेंथ दोनों में क्या रखना है, सेम रखना है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या, इफ दे कैरी सेम करंट, करंट भी क्या है, सेम है, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उसको पहले समझिए। मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इक्वल टू आई ए, ठीक है। ये मान लिया मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट वाले का हो गया और सेकंड वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट m डैश हो गया। तो रेशियो पूछा है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए और क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा, ए डैश मान लीजिए। करंट यहाँ पे कैंसिल। अब देखिए फर्स्ट एरिया किसका है, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का एरिया। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया हो गया। अब यहाँ पे साइड कैसे निकलेगा, तो साइड लेंथ की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं लेंथ तो टोटल क्या है, एल, और स्क्वायर का टोटल लेंथ कितना होता है, उसका पैरामीटर, पैरामीटर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, सॉरी साइड का सम, तो कितना हो जाएगा 4a। यहाँ से ए जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, l/4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस होता है, कितना हो गया 2πr, और यहाँ से रेडियस निकाल लें अगर हम लेंथ के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, l/2π हो जाएगा। तो हमको दोनों चीज़ें मिल गई। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, m इक्वल टू m डैश, m/m डैश a साइड का, तो कितना है a आपका, l/4 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l/2π का होल स्क्वायर। तो l/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, l²/16, और नीचे आ जाएगा पाई l²/4π स्क्वायर। अब क्या होगा, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, सेकंड वाला थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, l² इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाय 16 इंटू पाई इंटू l²। तो l² से l² कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, 4 बचेगा। तो मिलेगा क्या आपको, m इक्वल टू m डैश, और ऊपर क्या बचा है आपका पाई, और नीचे क्या बचा है 4, ठीक है। तो m/m डैश इक्वल टू π/4। तो ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन है 2:π, सेकंड ऑप्शन है π/2, और थर्ड ऑप्शन है π/4। तो आपका आंसर जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन π/4। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18,
द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। देखिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस इज, इस प्लेस पे एंगल ऑफ डिप क्या हो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला देखिए हमारे पास था BH बाय BV इक्वल टू कितना होता है 10 डेल्टा एंगल ऑफ डिप, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए 10 डेल्टा, अब हमको क्या बोल रहे हैं B द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं BH को, कि BH कितना देर बोल रहा है कि √3 टाइम BB है, और डिवाइडेड में नीचे कितना हो गया BB, BB से BB कैंसिल कितना आ गया √3। अब 10 की वैल्यू √3 कब होती है, तो 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, साइन की वैल्यू 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। तो साइन बाय कॉस कितना होता है आपका 10, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल √3 आ रहा है। दैट मीन्स कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे आपकी 10 इस √3, ये कितने एंगल पे है, मतलब यहाँ पे जो आपको एंगल मिलेगा 10 का एंगल ऑफ डिप मिलेगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60, और ऑप्शन में देखिए पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो 60 किसके इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाई कितना आपका 2 पाई, ये इसके इक्वल होता है। तो π/2 90 होता है हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका π/4, कितना हो जाएगा π/3, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेसेस। ये तो देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन से दे रखा है, जो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depend upon the। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन की बात बोल रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था, एक कॉयल होता था, ठीक है, एक कॉयल होता था जिसमें हम क्या करते थे करंट सप्लाई करते थे, और उसके पास में एक दूसरा कॉयल रखा होता था। और क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कि इस कॉयल में जो करंट सप्लाई होगा उस करंट की वजह से जो बगल में हमारा क्या रखा हुआ है कॉयल रखा हुआ है कॉयल 2, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इसी को क्या बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो अगर 2 कॉयल पास में रखे हुआ है तो जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट आता है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, रेट एट विच करंट चेंज इन द 2 कॉइल्स। तो म्यूचुअल इंडक्शन को करंट चेंज हो रहा है उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट है रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो देखिए इसका मतलब क्या कि कॉइल को या तो आगे करें या पीछे ले जाएं, तो आगे या पीछे करेंगे तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस होता है वो डिफ्लेक्ट होगा, चेंज होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन भी हमारा क्या होगा चेंज होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि किस पे डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। और भी ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा था, रेट एट विच वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस 2 कॉइल, तो ये ईएमएफ पे भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है करंट इन द 2 कॉइल्स, तो ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता। करंट किसमें फ्लो होता है फर्स्ट कॉइल में फ्लो होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ आता है सेकंड कॉइल में, इसलिए ये फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करेगा रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। क्लियर है। तो देखिए ये सेकंड सीरीज था हमारा सीबीएसई का, ऐसे ही हमारे कंटिन्यूस सीरीज आते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम से पहले। बस आप लोगों को एक काम करना है, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए कि वो लोग भी देखें। ठीक है, थैंक यू।